एक छोटा सा टॉपिक रह गया था कंप्लीट करने के लिए, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग यहाँ तक पूरा कर चुके थे कि अगर यहाँ पे आपके जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस हैं वो इनकंसिस्टेंट हैं दूसरे एविडेंसेस के साथ, तो आपको क्या करना है ना। एक छोटा सा टॉपिक ये रह गया कि स्टेप्स इफ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू गिव यू द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो अगर मैनेजमेंट मना कर दे कि भाई हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे, तो ऐसी स्थिति में करोगे क्या। बहुत ही सिंपल सा इन लोगों ने बताया। ठीक है, वैसे तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पॉसिबली अनरिलायबल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने बोला है कि ये नेसेसरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एविडेंस है। तो अगर मैनेजमेंट आपको यहाँ पे मना कर देता है कि भाई रिक्वेस्टेड रिप्रेजेंटेशन वी आर नॉट एबल टू गिव यू, तो आपको मैनेजमेंट से ही पूछना है भैया क्यों मना कर रहे हो। है ना, सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट से ही पूछ लो भैया क्यों मना कर रहे हो, क्यों आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। और उनकी इंटीग्रिटी का इवेल्युएशन वापस से कीजिए, उसे रिवैल्यूएट कीजिए एंड कंसीडर द फैक्ट दैट दिस मे हैव ऑन रिलायबिलिटी ऑफ अदर रिप्रेजेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस इन जनरल। तो वापस से क्या बोला है कि भाई क्योंकि अगर आपको मैनेजमेंट मना कर रहा है तो उन्होंने अगर पहले भी कोई प्रेजेंटेशंस आपको दी हैं, रिप्रेजेंटेशंस आपको दी हैं, चाहे वो ओरल दिए हैं या रिटर्न दिए, तो उनकी रिलायबिलिटी के बारे में एक बार आपको वापस से सोचना चाहिए। क्योंकि अब मैनेजमेंट मना कर रहा है तो हो सकता है कि पहले भी जो दी हो वो भी कौन सी सही हो, हमको क्या पता। तब भी झूठ बोला हो, तब भी सही नहीं बताया हो। इतनी सी बात इन्होंने बोला कंसीडर, उसका क्या इम्पैक्ट ऑडिटर रिपोर्ट पे आएगा वो आपको देखना है। सिंपल है भाई, समझ में आ गई बात यहाँ पे। अगर मना कर दें तो क्या करेंगे, यस और नो। यस सर। ठीक है, ऑडिट रिपोर्टिंग के अब ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ऑडिट रिपोर्टिंग के इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं। तो हमें ओपिनियन डिस्क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी के ऊपर आपको सफिशिएंट डाउट है और आपको ये लगता है कि इन्होंने जो रिप्रेजेंटेशंस दिए हैं वो रिलायबल नहीं है, तो ऐसे केस में आप डिस्क्लेम कर सकते हैं अपना ओपिनियन। और डिस्क्लेम करने का ओपिनियन का मतलब क्या होता है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अच्छा, वैसे तो ये लास्ट चैप्टर का डिस्कशन है, बट क्योंकि बहुत जगह बात करी गई है तो वो पहले पढ़ना ही पड़ेगा। तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का मतलब हो गया बेटा कि आपके पास कोई ओपिनियन नहीं है देने के लिए। ठीक है, आप ओपिनियन या तो देते कि वो एडवर्स होता, आप बोलते कि भाई नहीं नहीं ठीक है सब चीजें। जब आपके पास दोनों ओपिनियन ही नहीं, कोई ओपिनियन ही नहीं है देने के लिए, तो उसको डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कहेंगे। ठीक है भाई, समझ में आई बात यहाँ पे, यस और नो, व्हाट इज डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। यस सर। तो ऑडिटर अगर ये कंक्लूड कर ले कि सफिशिएंट डाउट है उसको इंटीग्रिटी के ऊपर मैनेजमेंट की, जिसका मतलब ये है कि भाई अब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिलायबल नहीं है, तो आप यहाँ पे डिस्क्लेम कर सकते हैं दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। तो मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे डाउट होना इज द फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड, जब आपको मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं देता है, अब यहाँ पे इन्होंने सिचुएशन स्पेसिफिक कर दी कि भाई एक तो हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपेयर करने की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की, और कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजैक्शन। तो बेटा तीन चीजों के बारे में इन लोगों ने यहाँ पे बोला है, अच्छे से समझ लेना। तीन आपके लिए मांगने भी जरूरी है। ऊपर 540 अपन ने पढ़ा, 545 सॉरी 540 पढ़ा था हमने कि 580 पढ़ा था। 580। 580, तो 580 हमने पढ़ा, तो 580 में उनको क्या बोला गया कि भाई ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो मांगने ही चाहिए। किस किस चीज के लिए मांगने चाहिए कि भाई एक तो मैनेजमेंट ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देते कि हाँ वो समझता है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जिम्मेदारी को, ऑडिटर को सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है, और कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजेक्शन्स की ये। तो अगर इन तीनों में से कोई भी एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट आपको नहीं दे रहा है, तो भी ये ग्राउंड है ओपिना ओपिनियन डिस्क्लेम करने का, ये भी एक आधार है। आ गया बेटा समझ में कि भाई किन किन ग्राउंड्स पे हम लोग डिस्क्लेम कर सकते हैं ओपिनियन, यस और नो। यस सर। ठीक है, दिस इज द सम फॉर्मेट ऑफ, अगर आप देखेंगे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का है इन कनेक्शन विद योर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट म्यूरे कंपनी, और यहाँ पे इन्होंने सब चीजें एक ही रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में दी है। ठीक है, आगे समझ में आ रहा है यहाँ पे, यस सर। एक ही रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में इन्होंने सब चीजें दी हैं, है ना, सारी इंफॉर्मेशन। इसको देख लेना एक बार, समझ में आ जाएगा, ये ज्यादा कुछ नहीं है। चलो,
ये चैप्टर हो गया अपना कंप्लीट। अब ले दे करके हमारे पास बचा है लास्ट चैप्टर पढ़ने के लिए। ठीक है भाई, वो पहले देख लेते हैं। लास्ट हमारा चैप्टर है रिपोर्टिंग। ये आज हम लोग पढ़ना चालू कर देते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं इसको। तो अब आपके पास रिपोर्टिंग है। इसमें दो चीजें पढ़नी है, एक तो हमको इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट पढ़नी है, और कम्युनिकेशन विद डीसीडब्ल्यूजी पढ़ना है। दो चीजें पढ़नी है, दो रिपोर्टिंग हम लोगों की। ठीक है, अब ये देखो चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली कुछ दिखने वाला नहीं है। जो चीज एंड में दिखने वाली है वो रिपोर्ट दिखने वाली है, वही चीज होती है भी दिखने वाली। तो कोई भी पर्सन देखेगा तो आपके ऑडिट रिपोर्ट देखेगा, है ना, उसी को पढ़ेगा, उसी से समझेगा कि आपने क्या ओपिनियन दिया है। यस और नो? yes, तो दिखने वाली सबसे बढ़िया चीज यही होनी चाहिए, सबसे ढंग से हमारी जो चीज है वो यही बननी चाहिए। तो आप जितनी अच्छी रिपोर्ट बनाओगे उतना अच्छा आपका जो है वो काम होगा, सीधी सी बात है। सब चीजें हमने कर ली, एंड में रिपोर्ट बनानी है। रिपोर्ट आप अपने मन से नहीं बनाते हो। ठीक है भाई, ये आपके मन से नहीं बनाई जाती रिपोर्ट। रिपोर्ट का एक फॉर्मेट है जो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, दो तरह की रिपोर्ट होती है। एक अपनी मॉडिफाइड आपकी रिपोर्ट होती है, एक मतलब ओपिनियन दो तरीके के होते हैं। एक हमारा मॉडिफाइड ओपिनियन होता है, एक हमारा अनमॉडिफाइड ओपिनियन होता है। ठीक है भाई, समझ में आया यहाँ पे? यस और नो? yes, sir. ठीक है, तो वो हम लोग देखते चलेंगे। आईएसएस 700 हमारा आ गया है यहाँ पर। ऑब्जेक्टिव है form an opinion on the financial statement based on an evaluation of the conclusion drawn from the audit evidence obtained। तो आईएसए 700 कह रहा है कि ओपिनियन फॉर्म करना आपका ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। बेस्ड ऑन व्हाट? तो ओपिनियन कभी भी बेसलेस नहीं हो सकते, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे। आपका ओपिनियन बेसलेस नहीं हो सकता है। उसका बेस क्या होगा? on an evaluation of the conclusion drawn from the audit evidence obtained। तो जो आपने सबूत इकट्ठे किए ऑडिट के, उन एविडेंसेस को जो आपने obtain किए हैं, जो आपने यहाँ पे इकट्ठे किए, कलेक्ट किए, उनके ऊपर क्या, उनके बेसिस पे क्या कंक्लूजन्स, आप किन कंक्लूजन्स पे पहुंचे, उन कंक्लूजन्स के इवेल्युएशन को बेस बना के आप अपना ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे देते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो देखो ये चीज ऐसी है ना, जब ऑडिट पढ़ोगे तो लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। आप जब लिखोगे तो दे बेटा ये सब चीजें आपके, जब आप लिखेंगे ना आपका आंसर, तो ये सब चीजें आनी चाहिए, आपके स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट नहीं रहे। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप यहाँ पे ओपिनियन कैसे देंगे, तो ओपिनियन जो होगा वो आपको ध्यान रखना है, इट विल ऑलवेज बी बेस्ड on, it is not based on, it is not baseless, it will be based on the evaluation of conclusions। ठीक है, ये वो conclusions हैं जो आपने यहाँ पे फाइन ऑडिट एविडेंस को देख करके क्रिएट किए हैं। उन कंक्लूजन्स के इवेल्युएशन के बेसिस पे हम क्या देते हैं, अपना ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे देते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? Yes, ठीक है, तो आईएसए 700 कह रहा है कि भाई एक ऑब्जेक्टिव तो आपका ये है कि ओपिनियन आपको देना है विच विल बी बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ द कंक्लूजन ऑन, बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंस, है ना। और अपना ओपिनियन क्लियरली एक्सप्रेस करना थ्रू अ रिटर्न रिपोर्ट, जिसको आप ऑडिट। तो आईएसए 700 दो काम के बारे में आपकी बात करता है। ओपिनियन देना है, रिटर्न रिपोर्ट बनानी है, एक्सप्रेस करना है ओपिनियन। ये आया समझ में? क्लियर है? आगे पढ़े इसको, यस और नो? yes, ठीक है, अब ये चीज हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि ऑडिटर जो अपना ओपिनियन फॉर्म करता है, वो ओपिनियन होता क्या है? वो ओपिनियन ये होता है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सभी मटेरियल रिस्पेक्ट में इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाए गए हैं या नहीं बना। तो ओपिनियन क्या है बेटा आपका? ओपिनियन आपका ये है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट सभी मटेरियल एस्पेक्ट्स में एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है या नहीं, ये आपका ओपिनियन होगा।
ठीक है भाई, समझ में आया बात यहाँ पे, यस और नो, कि ओपिनियन क्या होगा सर हमारा, कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट सभी मटेरियल एस्पेक्ट्स में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डेंस में बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं, यही आपका ओपिनियन होगा। समझ में आई बात यहाँ पे, आप अपने मन से ओपिनियन भी नहीं दे सकते हो, ये भी समझिए, वो भी हमारा स्टैंडर्ड बता रहा है कि आपका ओपिनियन क्या होगा। ठीक है, आया समझ में, यस और नो, यस सर। ये आपका ओपिनियन होगा। ठीक है, तो ये एक तरह की इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखो किस तरीके से ओपिनियन दिया जाता है, ये ओपिनियन है ना, वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हु, वी कौन है, हु इज वी, द ऑडिटर्स। तो ऑडिटर्स आर रेफरिंग themselves, वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द म्यूरे कंपनी which comprise, म्यूरे कंपनी इज, हु इज म्यूरे कंपनी, द क्लाइंट। ठीक है, द क्लाइंट। तो हमने म्यूरे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट किया, जो फाइनेंस विच कंप्राइज द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 December सो एंड सो, एंड द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर देन एंडेड, एंड दी नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो जो चीजें आती थी वो सब आ गया, बैलेंस शीट आ गई, आप उसको किसी भी नाम से बोल लो, इनकम स्टेटमेंट आ गया, चेंज इन इक्विटी आ गया, कैश फ्लोज आ गए, सब चीजें आ गई यहाँ पे, यस और नो, Yes. इंक्लूडिंग समरी ऑफ द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज इन आ, दिस इज द ओपिनियन। अब देखना इसमें जो लैंग्वेज उन्होंने वहां पे बोली है वो लैंग्वेज आपकी यहां पर आएगी, आप अपने मन से यहां पर कुछ भी नहीं लिखेंगे, जो स्टैंडर्ड कह रहा है वही भाषा का उपयोग आप यूज में लेंगे, वही लैंग्वेज यूज होगी। In our opinion, the accompanying financial statement presently fairly in all material respect or give a true and fair view of the financial position of the company as of December 31 and its performance and its cash flows for the year then ended in accordance with the International Financial Reporting Standard। तो इन्होंने ये लैंग्वेज इन्होंने यूज करी है कि हमारे ओपिनियन में अकम्पनिंग, मतलब इस ऑडिट रिपोर्ट के साथ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सभी मटेरियल रिस्पेक्ट्स में फेयरली प्रेजेंट करते हैं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की, उसकी परफॉर्मेंस और उसके कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड देन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फेयर रिप्रेजेंटेशन किया गया है। दे आर इन अकॉर्डेंस विद, दे आर in all material respect they are in accordance with the international financial reporting framework। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे, yes or no? Yes. ठीक है, फिर ये पूरी ऑडिट रिपोर्ट हो गई, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, अभी के लिए ओपिनियन वाला सेक्शन समझ में आया, यस और नो? Yes, sir. ठीक है ना, ये पूरी ऑडिट रिपोर्ट एक है जिसको हम लोग पढ़ेंगे वापस। अब आपकी ऑडिट रिपोर्ट में हम लोग आ जाते हैं कि भी इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, सेक्शन क्या होते हैं, क्या क्या सेक्शन हम लोग इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो सेक्शन है वो टाइटल एंड एड्रेसी। ठीक है, ऊपर आ जाए, अगर हम लोग ऑडिट रिपोर्ट, नहीं नीचे होगी ऑडिट रिपोर्ट, तो टाइटल एंड एड्रेसी। टाइटल क्या होगा हमारी, जैसे ऊपर लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट, दिस इज द टाइटल बेटा, ये हमारी इंडिपेंडेंट, ये टाइटल हो गया। ठीक है, एस एट 31 December 20x4, इस तरीके से आपका टाइटल लिखा जाएगा। एड्रेसी, किसको एड्रेस करो, जनरली किसको एड्रेस करी जाती है कंपनी की, यहाँ पे हु आर दी एड्रेसी, हु आर दी, किसको एड्रेस करोगे यहाँ पे, ड्यूटी ऑफ केयर किसकी तरफ है, एज अ ऑडिटर आपको कौन अपॉइंट करता है कंपनी के अंदर। अब एंड पे आ गए हम लोग, लास्ट चैप्टर पे, बताओ भाई कौन अपॉइंट करता है आपको, क्या आपको कंपनी का मैनेजमेंट अपॉइंट करता है, क्या कंपनी के डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं या शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, कौन, Shareholder. शेयर होल्डर्स करते हैं, वैदिक। यस सर। तो एड्रेस किसको करोगे, जिसने अपॉइंट किया है उसी को तो बताएंगे। तो फिर हमारा आएगा यहाँ पे टू दी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट होती है, इट इज ऑलवेज एड्रेस टू दी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, अगर आप किसी कंपनी के लिए कर रहे हैं, अदरवाइज कर रहे हैं, तो ओनर या फिर जो भी है पर्सन जिसको भी ड्यूटी ऑफ केयर आप वो करते हो। ठीक है, उसके बाद आपका ऑडिट ओपिनियन आ जाता है। अब यहां से इन्होंने समझाना चालू किया
कि तीसरी चीज जो आप देंगे वो अपना ओपिनियन देंगे, है ना। टाइटल हो गया, एड्रेस हो गया, उसके बाद थर्ड जो चीज आती है वो ओपिनियन आता है। अब बेटा ओपिनियन आपका क्या हो सकता है? ओपिनियन आपका दो हो सकता है, एक हो सकता है अनमॉडिफाइड और एक हो सकता है मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड ओपिनियन में फिर से दो तरीके के ओपन ओपिनियन हो सकते हैं, एक आपका एडवर्स ओपिनियन हो सकता है, एक आपका डिस्क्लेमर हो सकता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया ये? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। तो अनमॉडिफाइड रिपोर्ट में तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इट इज व्हेन जब आप कोई मॉडिफिकेशन करते नहीं हो, एज इट इज जो हमारी फॉर्मेट है ऑडिट रिपोर्ट का, जो लैंग्वेज है जब हमने यूज की, तो उसको हमने अनमॉडिफाइड रिपोर्ट बोला। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि भाई ऑडिट रिपोर्ट में किसी तरह का कोई मॉडिफिकेशन हम अपने हिसाब से नहीं करेंगे, जो स्टैंडर्ड में जिस तरीके से जो फॉर्मेट में वैसी की वैसी रिपोर्ट जाएगी। आया समझ में? पहली चीज तो इसका मतलब आप मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे। अगर आपको कोई शिकायत नहीं है, आपको लग रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद एफआरएफ प्रिपेयर करे गए हैं इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, तो आप ऑडिट रिपोर्ट में बेटा किसी तरीके का कोई मॉडिफिकेशन, स्पेशली ओपिनियन में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे। ठीक है, ओपिनियन आप अनमॉडिफाइड देंगे, जैसा है वैसा को वैसा ओपिनियन दे देंगे। अब मॉडिफिकेशन अगर करते हो तो फिर वो एडवर्स हो सकता है, वो डिस्क्लेमर हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया है यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. अब इन्होंने यहाँ पे बोला कि भाई मॉडिफिकेशन किया कब जाएगा। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन तब किया जाता है, पहली बात अगर मिस स्टेटमेंट है, और अगर मिस स्टेटमेंट मटीरियल नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे। लेकिन अगर मिस स्टेटमेंट मटीरियल है, परवेसिव नहीं है, तो फिर ऐसे केस में आप अपना ओपिनियन मॉडिफाई करते हैं और हम क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं। बेटा क्या देते हैं हम लोग यहाँ पे? Qualified क्वालिफाइड opinion. ओपिनियन। तो अपने ओपिनियन तीन हो जाते हैं यहाँ पे, मैं लिखना भूल गया, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। तो आप ओपिनियन क्वालिफाई करेंगे। अगर मिस स्टेटमेंट मटीरियल भी है और परवेसिव भी है, तो ऐसे केस में हम लोग एडवर्स ओपिनियन देते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ पे? Yes, मटीरियल बट नॉट परवेसिव, मटीरियल एंड परवेसिव। ठीक है, कि क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? yes, अगर एविडेंस नहीं मिल पाए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट, ठीक है, लेकिन कोई मटेरियल नहीं है यहाँ पे, कोई चीज के लिए हमको एविडेंस नहीं मिला है बट वो चीज मटेरियल नहीं थी, तो ओपिनियन अनमॉडिफाइड ही आता है। लेकिन आपको जिस चीज का एविडेंस नहीं मिला है वो मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है, तो फिर वापस से हम लोग क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, और अगर हम लोगों को अब एविडेंस नहीं मिले, वो चीज मटेरियल भी है वो परवेसिव भी है, तो फिर ऐसे केस में हम लोग डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन यहाँ पर देते हैं। मतलब इसका मतलब तो कोई ओपिनियन ही नहीं है। आ गया है समझ में? अब लेकिन इसमें समझने वाली बात क्या है कि सर मटेरियल, कोई चीज मटेरियल कब होगी और कोई चीज परवेसिव कब होगी। ठीक है ना, समझ में आया यहाँ पे? ये हमको समझना पड़ेगा, इसी की बेसिस पर डिफरेंशिएशन है। अगर आप ये समझ गए कि भाई कोई चीज यहाँ पे मटेरियल कब है और परवेसिव कब है। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? yes, sir. तो पहले इन लोगों ने यहाँ पे अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब समझा दिया कि भाई अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या है। अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब है, ठीक है, कि भाई जब आप ये कंक्लूड कर ले कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट सभी मटेरियल रिस्पेक्ट्स में अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बने, इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर रहे हैं सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। इसका मतलब ये है कि अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्शन जो हुआ है वो कंसिस्टेंटली एप्लीकेशन भी हुआ है, वो अप्रोप्रिएट भी है। जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करी गई वो अप्रोप्रिएट है सिलेक्शन, और उनको कंसिस्टेंटली पूरे साल अप्लाई किया गया। अकाउंटिंग एस्टिमेट जो मैनेजमेंट ने लिए वो रिलेवेंट रीजनेबल लिए, इंफॉर्मेशन रिलेवेंट है, रिलायबल है, कंपेरेबल है, अंडरस्टैंडेबल है। इसका मतलब ये कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेट डिस्क्लोजर देते हैं जिससे कि यूजर्स मटेरियल ट्रांजैक्शंस के फैक्ट्स को समझ सकें। जो टर्मिनोलॉजी यूज करी गई है वो एप्रोप्रिएट है। तो अगर आप अनमॉडिफाइड मतलब ओपिनियन देते हो तो उसका मतलब ये होता है। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? Yes, ठीक है, अब मॉडिफाइड ओपिनियन, ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज है कि आपको ये कंक्लूड करना पड़ेगा। अगर आप एविडेंसेस के बेसिस पे बेटा ये कंक्लूड करते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर नॉट फ्री फ्रॉम द मटेरियल स्टेटमेंट, ठीक है, तो आप अपना ओपिनियन मॉडिफाई करेंगे या फिर आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस ऑब्टेन
नहीं कर पाए। अब हमें जो मेन जो इसमें समझना है ना, क्योंकि इतना से डिफरेंस है कि भाई सर क्वालिफाई कब करना है और एडवर्स कब देना है। सबसे अच्छा है अनमॉडिफाइड, उससे बुरा है क्वालिफाइड, उससे बुरा है एडवर्स। ठीक है, और फिर कोई ओपिनियन जो ओपिनियन ही नहीं है वो हमारा डिस्क्लेमर है। ये समझ में आ गई बात यहाँ पे, यस और नो? yes, तो गलती अगर है और मटेरियल नहीं है तो अनमॉडिफाइड, गलती अगर है और मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाई, गलती अगर है जो कि मटेरियल भी है परवेसिव भी है तो एडवर्स। ये इन्होंने यहाँ पर समझाया। क्लियरली समझ में आ गई यहाँ पे, यस और नो? yes, तो अब मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या है वो तो हम समझते हैं। मटेरियल मिस स्टेटमेंट समझते हो क्या होता है, यस और नो? yes, sir. वो तो हमने प्रीवियसली पढ़ लिया सर, अब तो हम लास्ट चैप्टर पे आ गए। तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या है हम ये समझते हैं। हमने मटेरियलिटी का डिटर्मिनेशन करना सीखा है। ठीक है, बेंचमार्क है भाई, अगर कोई भी मिस स्टेटमेंट विच इज इक्विवेलेंट टू और मोर देन द बेंचमार्क तो वो मटेरियल होता है। क्लियर है, समझ में है ना ये बात? तो मटेरियल का मतलब क्या है, बेंचमार्क है सर, जो हम पढ़ के आए, प्रॉफिट का इतना परसेंटेज हो सकता है सर, वो टर्नओवर का इतना परसेंटेज हो सकता है, ये सब चीजें पढ़ के आए। क्लियर है? कोई डाउट इसके अंदर हो तो बता दो अभी भी। समझ No, में आई sir. हुई बात वैदिक या Yes, sir. Yes, मटेरियल? अब सर परवेसिव क्या है? देखो क्या होता है कि कुछ गलतियां मटेरियल होने के साथ साथ उनका इम्पैक्ट जो है वो एक ऐसे वायरस की तरह है जो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को खराब कर रही है। एक एरिया नहीं, मान लीजिए कोई गलती है, कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करता था बट इट इज बाउंड इन सर्टेन वॉल्स, है ना, वो बंद एक वॉल के अंदर है, वो वहां से बाहर नहीं निकला। ठीक है, तो हमें पता है कि हाँ भाई उतना ही एरिया खराब हुआ है, बाकी सब एरिया सही है। तो आप ये नहीं बोल दोगे ना कि पूरा घर खराब हो गया है। अच्छा वो वही कमरा खराब हुआ है ना, पूरा घर तो खराब नहीं हुआ। यस और नो? समझ में आ रही है मेरी बात यहाँ पे, यस और नो? yes, तो वो जो परवेसिवनेस का मतलब है कि भाई कोई चीज खराब हो सकती है लेकिन वो इतनी खराब नहीं है कि पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट उससे गलत दिखने लग जाए। वो उस पर्टिकुलर एरिया की तरफ ही, वो उस पर्टिकुलर एरिया को ही खराब करता है। मान लीजिए इन्वेंट्री के अंदर आपको कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट बन गया, कोई बात नहीं, बट इट इज सब्जेक्ट टू दैट पर्टिकुलर इन्वेंट्री। उससे ट्रेड रिसीवेबल पे फर्क नहीं पड़ रहा, उससे ट्रेड पेएबल पे फर्क नहीं पड़ रहा, उससे दूसरे एसेट्स पे फर्क नहीं पड़ रहा, उससे दूसरी लायबिलिटीज पे फर्क नहीं पड़ रहा। तो ऑडिटर ये कैसे कहते कि नहीं नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी तरीके से खराब है? वो कहेगा बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, आप इन्वेंट्री को छोड़ दो, इन्वेंट्री के साथ मुझे शिकायत है, तो मैं क्या करूंगा, इन्वेंट्री को क्वालिफाई कर दूंगा। आ रहा है समझ में यहाँ पे, यस और नो? yes, sir. ठीक है, तो वो जब उस पर्टिकुलर एरिया तक मटेरियल मिस स्टेटमेंट कन्फाइन नहीं होकर के दूसरे एरिया में घुस जाए, द इफेक्ट आर नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट्स अकाउंट्स और आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जब वो कन्फाइन नहीं होकर के दूसरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एरिया तक निकल जाए, ऐसे मटेरियल स्टेटमेंट को हम लोग परवेसिव कहते हैं। अगर वो कन्फाइन होकर के उसी एरिया में रहेगा तो वो परवेसिव नहीं है, वो सिर्फ मटेरियल। फर्क समझ में आया बेटा यहाँ पे, यस और नो? हाँ या ना? Yes, ठीक है, the effect are not confined to specific elements, accounts or items of the financial, if so confined represent or could represent a substantial proportion of the financial statement। और ये कह भी रहे हैं कि मान लीजिए कोई चीज इतनी खराब हो चुकी है कि उसका इफेक्ट पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं आया लेकिन सब्सटेंशियल पोर्शन पे आ गया। 50% फाइनेंशियल स्टेटमेंट खराब है, 60% फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक पे एरिया, तो भी फिर उसको हम परवेसिव भी मानेंगे, यस और नो? वो चीज तो परवेसिव ही हुई ना फिर भी। तो ये कह रहे हैं कोई बात नहीं, अगर उसने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट नहीं किया लेकिन सब्सटेंशियल पोर्शन को अफेक्ट कर दिया, इट विल बी कंसीडर्ड एट परवेसिव। आया समझ में यहाँ पे, यस और नो? yes, sir. और जब आप डिस्क्लोजर्स की बात करते हैं तो वो डिस्क्लोजर इतना फंडामेंटल था टू यूजर अंडरस्टैंडिंग, मतलब वो चीज कोई देखता तो वो उसको समझता। और वो डिस्क्लोजर आपने इतना बेसिकली, मतलब ये चीज हो सकती है जैसे कि आप गोइंग कंसर्न की बात करते हो तो आपकी कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है और ये डिस्क्लोजर आपने किया कि हम लोग गोइंग कंसर्न है।
चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है, तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि नहीं नहीं सर, सिर्फ हम गोइंग कंसर्न को क्वालिफाई कर देते हैं, बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है? या आप बोल सकते हो? क्या ये बोल सकते हो आप? ये बताइए। क्योंकि इट इज फंडामेंटल टू यूजर अंडरस्टैंडिंग ना, जब आपकी कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है एंड यू आर डिस्क्लोजिंग दैट योर कंपनी इज द गोइंग कंसर्न, तो ये इतना बेसिक, इतना, क्योंकि कोई भी देखेगा तो वो तो ये समझेगा ना कंपनी गोइंग कंसर्न है, उसी को बेसिस पे उन लोगों ने अकाउंटिंग करी। तो अगर फंडामेंटल टू यूजर अंडरस्टैंडिंग का डिस्क्लोजर ही गलत है, तो उसको हम लोग मटीरियल होने के साथ साथ परवेसिव भी मानते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? Yes. ठीक है। इन ब्रीफ और परवेसिव मैटर जो होता है वो फंडामेंटल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, इसकी वजह से पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल अनरिलायबल बन जाएगा। क्लियर है? समझ में आया बेटा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे परवेसिव का मतलब Yes, sir. जल्दी बताओ भाई, वैदिक, समझ में आई बात मेरी? हाँ या ना? सर एक्चुअली मैं अभी ये तुम डिस्कनेक्ट हो गया था, एक और बार सुन लीजिए सर। क्या कह रहे हो? मैं अभी डिस्कनेक्ट हो गया था तो परवेसिव एक और बार सुन लीजिए। हाँ, मैं एक बार वापस बताता हूँ, वो उसमें समझ में आ जाएगा। तो देखो क्या बोल रहा था मैं, ये बोल रहा हूँ कि भाई अगर कोई चीज यहाँ पर आपके एक पर्टिकुलर एरिया, मतलब क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत सारे एरियाज है ना, तो आपके रिसीवेबल्स हैं, पेबल्स हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं, शॉर्ट टर्म एसेट्स एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हैं, तो बहुत सारे एरियाज हैं बेटा। तो जब कोई चीज मटेरियल है लेकिन वो एक पर्टिकुलर एरिया तक कन्फाइंड है, वो इन्वेंटरी तक कन्फाइंड है, तो उसके लिए आप पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो गलत नहीं बोल दोगे वैदिक? यस और नो? यस सर। तो ऐसी जो चीज जो कि कन्फाइंड टू एक पर्टिकुलर एरिया है, वो मटेरियल होती है लेकिन परवेसिव नहीं होती। लेकिन जब वो वहां से निकल करके पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को खराब कर दे, ठीक है, और भी दूसरे एरियाज को अफेक्ट कर दे, तो उसको परवेसिव भी कहते हैं। ये मैंने समझाया है। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ये क्वालिफाइड ओपिनियन, तो अगर मिस स्टेटमेंट आपका जो है और लैक ऑफ सफिशिएंट अप्रोप्रिएट मटेरियल है बट परफेसिव नहीं है, तो क्वालिफाइड ओपिनियन इशू किया था 700 जो हमारा है स्टैंडर्ड, वो ये कह रहा है, दिस मीन्स अ मैटर इज मटेरियल टू द एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्टेड बट डज नॉट अफेक्ट द रिमाइंडर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। Although significant to user decision making, a material matter can be isolated while the remainder of the financial statement may be relied upon. तो अगर कोई चीज यूजर अंडरस्टैंडिंग के लिए सिग्निफिकेंट है, अच्छा फंडामेंटल वर्ड यूज नहीं किया इन्होंने, अगर फंडामेंटल है कोई चीज और वो डिस्क्लोजर नहीं है, वो डिस्क्लोजर सही नहीं है बेटा, ये मटेरियल और परवेसिव किया जाएगा। अब कोई जो चीज है वो सिग्निफिकेंट टू यूजर डिसीजन मेकिंग हो सकती है और मटेरियल मैटर हो सकता है, लेकिन अगर बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अलग रख के आप उसको देख सकते हो, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिलाई किया जाता है। तो ऐसे केस में हम लोग एडवर्स ओपिनियन नहीं देते, सिर्फ क्वालिफाई करते हैं। आगे समझ में यहाँ पे क्लियर है? यहाँ पे यस और नो? Yes, sir. ठीक है। आप ओपिनियन जब देंगे तो ओपिनियन आपका जो होता है यहाँ पे एक्सेप्ट फॉर करके हम लोग लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं वो हम समझा देते हैं। ये क्वालिफाई ओपिनियन का आप एग्जांपल देख लेंगे। We have audited the financial statement of Murray Company, which comprise the statement of financial position as at 31st December so and so, and the statement of comprehensive income, statement of changes in equity, statement of cash flows for the year then ended, and the notes to the financial including summary significant accounting for. So here you have given कि हमने क्या audit किया। Now, this is our opinion, which is highlighted in a bold letter. In our opinion, except for the effects of the matter described in the basis for qualified opinion section of our report, the accompanying financial statements give a true and fair view. बाकी जो हमारा पैराग्राफ रिपीट होता है वो पढ़ते हैं पूरा। तो इन्होंने बता दिया कि भाई इन मैटर्स को लेकर के जो मैटर्स हमने हमारे एक अलग सेक्शन हमने बनाया जहां पे बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन के बारे में हमने डिस्कशन किया, तो उस उन चीजों को छोड़ करके बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। क्लियरली समझ में आया यहाँ पे? यस और नो? यस सर। Yes, sir. ठीक है। नाउ सी दिस इज दी दे हैव गिवन द एग्जांपल बेसिस, दिस ये सेक्शन अलग से आता है। तो ओपिनियन में आप सारी बातें नहीं करते हो, ओपिनियन में ओपिनियन होता है। अब आपने क्वालिफाई क्यों किया है वो आधार आपका अलग से आएगा, वो ग्राउंड आपका अलग से आएगा, वो पैराग्राफ आपका अलग से आएगा।
तो आप एक ऐसे ऐसे पैराग्राफ अलग से लिखोगे ऑडिट रिपोर्ट में, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। दिख रहा है भाई यहाँ पे पैराग्राफ, यस और नो? yes sir, Yes, sir. Basis for qualified opinion. No allowance has been provided in the financial statement for a receivable for which recoverability is in doubt, which an opinion is not in accordance with the international financial reporting standard. The allowance for the year ended 31st December so and so should be at $211,000 based on the value of the receivable in current assets and the likely recoverability of the account. Accordingly, current assets should be reduced by an allowance of $211,000 and the profit for the year and accumulated profit should be decreased by the same amount. तो इससे इन्होंने बता दिया कि प्रोविजन गलत बनाया था, कम बनाया था, हमारे हिसाब से प्रोविजन ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, लेकिन इसकी वजह से पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्ट नहीं हो गया, बाकी सब चीजें तो ठीक है भाई, है ना? यस और नो? Yes, sir. सिर्फ yes, एक प्रोविजन की वजह से हम ये थोड़ी ना बोल देंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी तरीके से खराब है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, एक प्रोविजन 211,000 का बनाना चाहिए था जो नहीं बनाया है, तो एक्सेप्ट फॉर हम उसको क्वालिफाई करते हैं कि ये चीज नहीं करी है क्लाइंट ने, बाकी सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। क्लियरली समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? yes, ये आपका पैराग्राफ इस तरीके से आएगा। चलिए, अब एडवर्स ओपिनियन की बात हम लोग कर लें, तो उसका इन्होंने एग्जांपल दिया, दिस विल मीन द फाइनेंशियल। अब जब आप इस ओपिनियन पे पहुंच गए हो कि भैया कोई चीज मटेरियल है, परवेसिव है, तो अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं। एग्जांपल्स जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रॉन्ग बेसिस पे बना लिए, मटेरियल सब्सिडरी के कोई आपने कंसोलिडेशन करना चाहिए था, नहीं किया, मटेरियल मिस स्टेटमेंट का बैलेंस है जिससे कि सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ द एसेट्स और प्रॉफिट्स जो है वो प्रॉफिट टू लॉस में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो चीज होती है। एग्जांपल देख लीजिए इस तरीके से, ऊपर वाला पैराग्राफ यही होगा, ये बोल्ड वाला। इन आर ओपिनियन, इसमें भी देखो ओपिनियन वाले सेक्शन में आप डिटेल में नहीं जाओगे, सिर्फ इतनी बात ही लिखोगे, सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्कस्ड इन द बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन सेक्शन ऑफ अ रिपोर्ट, the accompanying financial statement do not give a true and fair view. This is the language that they have used. डिटेल आप कहां देंगे? अलग एडवर्स ओपिनियन के सेक्शन में जाएंगे। एक्सप्लेन्ड इन नोट टोल्ड इन द फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन द गोइंग कंसर्न बेसिस। हाउएवर, देखो एक गोइंग कंसर्न की वजह से बेटा इन्होंने एडवर्स ओपिनियन दिया है ना, सिर्फ गोइंग कंसर्न की वजह से, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है, इनको गोइंग कंसर्न के बेसिस पे नहीं बनाने चाहिए थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे ये इसको एडवर्स मान लिया। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? yes, नाउ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पे आ जाते हैं। डिस्क्लेमर इशू आप कब करते हैं? जब आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिले, ठीक है, और उसका इम्पैक्ट मटेरियल भी हो, परवेसिव भी हो। द ऑडिटर डज नॉट एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन दिस सिचुएशन। Examples: failure by client to keep adequate accounting records, refusal by directors to provide the written representation, failure by the client to provide evidence over a single balance which represent a substantial proportion of the assets or profits of over multiple balance in the financial statement. These are certain examples. ठीक है, इसका भी एग्जांपल देख लो। वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट because of the significance of matter described in the basis for disclosure of opinion section of our report. We have not been able to obtain the sufficient appropriate evidence to provide a basis for an audited opinion. तो इन्होंने यहाँ पर अपना ओपिनियन दे दिया कि हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, क्योंकि एज पर डिस्क्रिप्शन गिवन इन दी सेक्शन ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, हम यहाँ पे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने में जो है वो फेल हो गए। ठीक है, फिर उन्होंने यहाँ पर बताया, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में आ जाओ, ड्यू टू फायर एट अ थर्ड पार्टी वेयर हाउस प्रोवाइडर्स प्रेमाइसेस द रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू इन्वेंट्री हेल्ड दे वर डिस्ट्रॉयड, वी वर अनेबल टू कंफर्म or verify by alternative closing the inventory of so and so 1054 $1,054,000 के आसपास हो गया है ना, डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इंक्लूडिंग द स्टेटमेंट ऑफ P&L ईयर।
एंड द इन्वेंट्री बैलेंस इंक्लूड इन द स्टेटमेंट एज तो ये बहुत सब्सटेंशियल अमाउंट होगा बेटा, ये सब्सटेंशियल अमाउंट होगा तभी हम लोग ने डिस्क्लेम किया है, यस और नो? yes, अगर ये सब्सटेंशियल अमाउंट नहीं होता, छोटा अमाउंट होता, ठीक है यार आग लग गई, 2-5% इन्वेंट्री जल गई, 95% है इन्वेंट्री वहां पे उसके रिकॉर्ड है, तो आप ये नहीं बोलोगे। लेकिन सब्सटेंशियल पोर्शन 50, 30%, 40%, 50%, 60% इन्वेंट्री जल गई और जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो ऑडिटर क्या तो ऑडिट करेगा उसको, तो वो यहाँ पे डिस्क्लेम कर देगा ओपिनियन। क्लियर है, समझ में आ गया बेटा यहाँ पे, यस और नो? yes, sir. ठीक है। So where a disclaimer of opinion is being issued, the statement that sufficient appropriate to provide a base has been obtained is not included। तो अगर आप डिस्क्लोम कर दोगे तो क्या आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये बात बोलेंगे कि हमको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस मिले अपना ओपिनियन देने के लिए? क्या आप ये बात बोलेंगे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में? सोचो, दिमाग लगाओ, जल्दी दिमाग लगाओ भाई। Yes, sir. नहीं बोलोगे ना? वैदिक, समझ में आ रही है बात यहाँ पे? जब आपने अपना ओपिनियन डिस्क्लेम कर दिया तो फिर आप ये कैसे बोलोगे कि भाई यहाँ पे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस मिलने के बाद हमने अपना ओपिनियन, आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे तो ये स्टेटमेंट कैसे इंक्लूड होगा? ठीक है। यस सर। और आपने ऑडिट फिर नहीं की, जब ओपिनियन डिस्क्लेम कर दिया तो ऑडिट नहीं करी होती। द स्टेटमेंट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एबिट वाज चेंज, वी वर एंगेज टू ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप इस तरीके से मॉडिफिकेशन करते हैं कि भाई हम लोगों को एंगेज किया गया था, हमने ऑडिट करी नहीं है, हमें ऑडिट करने के लिए एंगेज किया गया था, बट बीइंग दिस रीजन हम ऑडिट नहीं कर पाए। क्लियर है यहाँ पे, समझ में आया यहाँ पे? यस सर। Yes, sir. आप लोगों का द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑडिट बीइंग कंडक्टेड अकॉर्डिंग विद आईएसए एंड इंडिपेंडेंट एंड एथिकल रिस्पांसिबल पोजीशन विद द ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी सेक्शन, देन द बेसिस फॉर डिस्क्लेम। अब और क्या क्या चेंज आपके यहाँ पे होते हैं? इन्होंने बोला कि जब आप डिस्क्लेम कर देते हो तो स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट नहीं दिया जाता कि ऑडिट हमने एज पर आईएसए करी है, ठीक है ना, अपनी एथिकल रिस्पांसिबिलिटीज के बारे में बताया जाता है यहाँ पे। within the auditor and other ethical responsibility are positioned within the auditor responsibility section, then the basis for disclaimer of opinion section। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आप थोड़ा बहुत बता देते हो, बट ये आप बात फिर नहीं बोलते कि हम लोगों ने ऑडिट इन एज पर आईएसए करी। जब करी नहीं ऑडिट तो फिर ये बात बोलेंगे कैसे ऑडिट रिपोर्ट में? बोलोगे क्या आप कि हम लोगों ने ऑडिट जो है वो एज पर आईएसए करी है? बोलेंगे ये बात? No, sir. इसके अलावा एक सेक्शन होता है की ऑडिट मैटर्स का, वो भी इंक्लूड नहीं होता अभी। ये भी सेक्शन हम लोगों के धीरे धीरे आ जाएंगे ना। की ऑडिट मैटर का सेक्शन हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। आ गया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? Yes, sir. चलिए एक यहाँ पे और देख लेते हैं फटाफट। अगर मैनेजमेंट आपके काम के ऊपर लिमिटेशन इम्पोज करता है, ठीक है, अगर वो आपको काम नहीं करने दे रहा मैनेजमेंट, तो आप क्या करोगे? 705 कह रहा है हम लोग लिमिटेशन को हटाने के लिए बोलेंगे। अगर मैनेजमेंट मना कर देता है तो टीसीडब्ल्यूजी के पास जाएंगे। अगर कोशिश करेंगे वहां से भी बात नहीं बन रही है तो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर पॉसिबल कर लें। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो क्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन दे दें। और अगर मैटर परवेसिव है तो ऐसे केस में हम लोगों को विड्रॉ कर लेना चाहिए। अगर विड्रॉ नहीं कर सकते तो ओपिनियन डिस्क्लेम करना चाहिए। आगे समझ में? अगर मैनेजमेंट काम नहीं करने देगा तो क्या करोगे, ये बताओ? Yes, sir. अगर मैनेजमेंट काम नहीं करने देगा तो उन्हीं से बोलेंगे अरे सर काम करने दो, क्यों परेशान कर रहे हो? वो नहीं मानेंगे, टीसीडब्ल्यूजी के पास चल जाएंगे। वहां से भी काम नहीं होगा तो ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर सोच लेंगे कि अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे नहीं करके देख रहे, दूसरा है ना तरीके से काम कर लेते हैं। हमारे तो इंडिया में एक कहावत है कि जहाँ घी सीधी उंगली से नहीं निकलता वो उंगली टेढ़ी करके निकालना चाहिए। सुना है, नहीं सुना ये? यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो वो करके देख लो, कोई बात नहीं, दूसरा तरीका ऐसे नहीं तो वैसे निकाल लेंगे। उसके बाद भी नहीं मानते तो फिर अब ये देखो कि क्या क्वालिफाइड ओपिनियन इशू करके काम चल सकता है क्या? परवेसिव नहीं है मैटर। और अगर मटेरियल परवेसिव भी है तो पहले कोशिश कर लो, विड्रॉ कर लो, नहीं होता तो फिर डिस्क्लेम कर दो ओपिनियन। क्लियर है बेटा, समझ में आ गई बात यहाँ तक, यस और नो? यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो ये अपना बेसिक बेसिक हो गया है। कुछ दूसरे सेक्शंस हैं जिनके बारे में हम लोग कल पढ़ लेंगे क्लास में। ठीक है भाई, समझ में आया यहाँ तक, यस और नो? Yes, sir.
यस सर। समझ में आया वैदिक, हाँ या ना? यस सर। कल पढ़ेंगे बचे हुए सेक्शंस हमारे ऑडिट रिपोर्ट के रह गए हैं। बेसिक ऑफ ओपिनियन सेक्शन रह गया, की ऑडिट मैटर्स, ऐसे पांच सात सेक्शन है जिनके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा ये भी चैप्टर अपना, है ना भाई? तो Yes, sir. आप घर पे पढ़ लें इसको, अगर कोई डाउट हो तो वो मुझसे डिस्कस कर। चलिए Okay. खत्म करें क्लास यहाँ पे। यस। Thank you, sir. Bye. थैंक यू, बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर।